चैप्टर हमारा which is the first chapter। ये नई सीरीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2017। ओके, बहुत सारी चीजें जो है इसमें हमने इस साल नहीं करनी है सॉलिड स्टेट में। लेट्स गो ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होते हैं सॉलिड्स? सॉलिड्स आर those substances which have fixed shape and definite volume. Okay, so what are we saying? That they have definite shape and definite volume. जैसे for example desks जिसके ऊपर आप बैठे हो, it has a definite shape and volume. Doors देख लो, windows देख लो, so all these substances they have a definite shape and volume, therefore they come under the category of solids. Okay, अब इसकी क्यों definite shape और volume होती है? Because the atoms are very closely packed. जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स हैं आपने क्लास 11 में पढ़ा है, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, केमिकल बॉन्ड जिसको हम बुलाते हैं। तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दे आर very large and the intermolecular spaces are negligible। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस उसके बीच में नहीं होते। तो ये जो प्रॉपर्टी सॉलिड्स की होती है इसको हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज rigidity। The solids they are rigid, which means if we apply pressure on them तो उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। That is what a solid is। Alright, now when we are talking of solids, तो solids को हम इसमें एक बात कर रहे हैं constituent particles। Solids में molecules भी हो सकते हैं, atoms भी हो सकते हैं, ions भी हो सकते हैं। वो किस तरह से arranged होते हैं उसके basis पे हम solids को classify करते हैं into two categories। The first one which is known as crystalline, ठीक है, and the second one which is known as amorphous। ठीक है, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या हुआ? क्रिस्टलाइन का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं दे आर अरेंज्ड in fixed order or definite order। ओके, फिक्स्ड ऑर्डर का मतलब हुआ कि यहाँ पे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि अगर सपोज हम एक सॉलिड को स्टडी करते हैं और उस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ये है, राइट? तो ये एक फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, राइट? तो हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न या डेफिनेट ऑर्डर, whereas amorphous में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर अरेंज्ड haphazardly। haphazardly का मतलब कहीं पे भी कोई पार्टिकल कहीं पड़ा है, कोई पार्टिकल इट्स लाइक आप बोल सकते हो डिसऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम। ओके, जिसमें कोई स्टूडेंट कहीं बैठा है, कोई स्टूडेंट कहीं बैठा है, अपनी मनमर्जी चली गई। सो दैट इज व्हाट haphazard अरेंजमेंट इज। ओके, अब सेकेंड जो होता है, जो क्रिस्टलाइन होते हैं दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि they will have a definite pattern for a longer arrangement। as आप इसको विजुलाइज कर सकते हो, जब आप असेंबली में खड़े होते हो तो क्या होता है? असेंबली में आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक लाइन में हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है और एक के पीछे एक वर्टिकली भी अलाइंड है। तो वो पूरी लाइन जो है जहां तक स्टूडेंट्स एंड नहीं करते वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो उसको हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर बुलाते हैं।
ठीक है, जब सेम ऑर्डर फॉलो होता है फॉर अ लॉन्गर अरेंजमेंट, दैट इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। व्हेयरएज एमोर्फस जो है दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मॉलिक्यूल पहले यहाँ से इस डायरेक्शन में चला हुआ है, फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद डायरेक्शंस जो है वो चेंज होती रहती है, तो इसलिए हम उसको बुलाते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, राइट। फिर थर्ड जो हमारे पास आता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि वो एब्रप्टली सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम किसी भी एक सॉलिड का क्या मान सकते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आइस लेते हैं, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट इज टेकन एज 0 डिग्री। 0 डिग्री पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एक ही टेम्परेचर है जिसपे वो जंप करता है, तो इसका मतलब उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। Whereas amorphous they do not have sharp melting points. Okay, why they do not have sharp melting points? An example जो कि हम ले सकते हैं कि हमने चारकोल लिया, चारकोल को हम हीट कर रहे हैं, तो चारकोल ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट करता जाता है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब कि सपोज वो किसी 1 डिग्री टेम्परेचर से मेल्ट करना शुरू किया, तो 3-4 डिग्री तक वो मेल्ट ही करे जा रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हम क्या लें। सो दैट इज इट डज नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसकी होती है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की, हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या होता है एनाइसोट्रोपी, देखो they have different physical properties in different directions, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। they have different properties, different physical properties in different directions, whereas जो amorphous होते हैं they are isotropic। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, they will have same properties in all directions। इसको हम किस तरह से figuratively crystalline substance ले रहे हैं, तो crystalline substance में let's say arrangement of particles is like this, ठीक है। अब हमें 2 डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज को मेजर करना है। एक डायरेक्शन हम ये ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज A', ठीक है। और एक हम डायरेक्शन ये ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज B एंड दिस इज B'। जब हम A से A' डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस पैसेज में आ रहे हैं या उस पाथ में आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी जो है इस डायरेक्शन में अलग होगी। जबकि हम जब B से B' की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो कि एक आपके पास, सॉरी मैंने गलत ड्रॉ करा, ये ऐसे आएगा, दिस इज B', ठीक है। तो आप देखते हो कि एक स्मॉल पार्टिकल आ रहा है, फिर एक लार्ज पार्टिकल आ रहा है, फिर एक स्मॉल पार्टिकल आ रहा है, तो प्रॉपर्टी जो होगी इस डायरेक्शन में अलग होगी देन प्रॉपर्टी इन दिस डायरेक्शन। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, दिस इज एनाइसोट्रोपिक। और एक बड़ी ही कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि चेंज होती है क्रिस्टल्स में, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जब लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी उस क्रिस्टल के ऊपर, तो वो कितनी लाइट कौन सी डायरेक्शन में एब्जॉर्ब करता है, उसके बेसिस पे वो शाइन या कलर देता है, ठीक है। जैसे डायमंड है, डायमंड आपको पता है
कि डायमंड शाइन क्यों करता है। ऐसे डायमंड अगर आप रॉ डायमंड निकालोगे तो वो कभी भी शाइन नहीं करेगा, आपको उसके एजेस शार्प करने पड़ते हैं, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करने के लिए हर एक डिफरेंट डायरेक्शंस में ज्योमेट्री उसकी अलग तराशी जाती है, तब वो शाइन करता है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज व्हाट, एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ओके, उसके बाद जब हम एमॉर्फस में आते हैं तो हम बोल रहे हैं कि दे आर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, दे विल हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे हम चारकोल ले लेते हैं, तो चारकोल जो है उसमें हैपहैज़र्डली अरेंज्ड है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं या सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम उस फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं। तो क्योंकि उसका अरेंजमेंट हैपहैज़र्ड है तो इसलिए दे आर एमॉर्फस जो है, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एनाइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको आता है। तो एनाइसोट्रोपिक वो हो गए which have different properties in different directions, आइसोट्रोपिक वो हो गए which have similar properties in all directions। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर फिफ्थ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं they have a clean cleavage। क्लीन क्लीवेज का मतलब कि अगर हम उसको नाइफ से कट करेंगे, इफ सपोज दिस इज आवर क्रिस्टल, हम अगर इसको नाइफ से कट करेंगे तो ये एक क्लीन क्लीवेज हमें देता है। ओके, बिल्कुल ही आप कह सकते हो स्मूथ सा क्लीवेज देगा। Whereas जब हम लोग एमॉर्फस को काटते हैं they do not give clean cleavage। जैसे आप चारकोल को काटोगे या आप रबर को काटोगे तो उसका क्लीन क्लीवेज नहीं आएगा, और जब हम सोडियम को काटते हैं तो सोडियम क्रिस्टलाइन है, सोडियम को जब हम काटेंगे तो उसका क्लीन क्लीवेज आता है। सो सोडियम इज क्रिस्टलाइन एंड क्या कहते हैं उसको, रबर एंड चारकोल दे आर एमॉर्फस इन नेचर। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू डू वन एग्जांपल जो कि हमको देखने में तो क्रिस्टलाइन लगता है, बट बेसिकली दैट इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस व्हिच इज ग्लास। ग्लास जब हम देखते हैं तो टू अस इट अपीयर्स एज क्रिस्टलाइन, बट इट इज सेड दैट ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ये सॉलिड है ही नहीं, इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, और इसको हम बुलाते भी क्या है, सीडो सॉलिड, जहां पे सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। ओके, अब एग्जाम्पल हम इसका कैसे हमें पता चला कि ग्लास जो है वो क्रिस्टल नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग्स उनको देखा गया तो उसमें ये देखते हैं कि जो विंडोज होते हैं उसके ग्लासेस बॉटम से थिक हो जाते हैं और ऊपर से थिन हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब टेम्परेचर सन का उसके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है सन, तो धीरे धीरे जो अपर पार्ट है वो मेल्ट होके नीचे की तरफ को आने लग जाता है। द थिंग इज कि ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है दिस इज वेरी वेरी स्लो, तो इसलिए अंडर ऑब्जर्वेशन ये आता ही नहीं। ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली विद टाइम इट इज सीन कि the bottoms becomes thicker। तो ये भी 1 मार्क का आपको क्वेश्चन आता है कि why the bottoms of glass of windows are thick in the old buildings। तो आंसर उसका आप क्या लिखोगे, because glass is a super cooled liquid or a pseudo solid as a result of which with increase in temperature it starts melting and changing into the liquid state which settles at the bottom। ठीक है, सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हमको इस वाले सेक्शन में आ सकता है। These are the differences between crystalline and amorphous। ये एक और क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में से आ सकता है, write differences between crystalline and amorphous state। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है uses of
सॉलिड्स हैं उनके जो यूजेस हैं, एक आप लिख सकते हो कि दे आर यूज्ड एज इनऑर्गेनिक ग्लासेस। दे आर यूज्ड एज इनऑर्गेनिक ग्लासेस, जो कि ये सारे ये ग्लासेस जो है, फिर आपने देखा है कि जो गाड़ियों की विंड स्क्रीन होती है अब, तो अगर उसके ऊपर आप पत्थर मारोगे तो वो टूटेगी नहीं। फाइबर ग्लास लगा होता है ना उसपे, तो उसको भी क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय पुटिंग इन सर्टेन केमिकल्स। ओके, सो इनको हम लोग क्या बुलाते हैं, इनऑर्गेनिक ग्लासेस। जो जितना भी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है ग्लास, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है। सेकंड, इट इज बेस्ट मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग sunlight to electricity, और इसको हम क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल। ओके, जो जैसे आजकल ये सोलर लाइट्स वगैरह लगा दी हुई है ना स्ट्रीट्स वगैरह में हर कहीं, तो वो इसी का एग्जांपल है, राइट। फिर अनदर एग्जांपल जो कि हम ले सकते हैं, दिस यू आर अवेयर ऑफ रबर। रबर इज आल्सो एन एमॉर्फस सब्सटेंस। और फिर उसके बाद अनदर एग्जांपल इज प्लास्टिक्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि जिसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बुलाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। Forces of attraction between constituent particles. अभी हमने क्लास 11 में एज आई जस्ट सेड कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो constituent particles होते हैं वो bonds बनाएंगे। ठीक है, केमिकल bonds बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ bonds होते हैं, उन bonds को हम लोग क्या बुलाते हैं, forces of attraction। और constituent particles भी हर एक crystalline solid में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, so let's classify first मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या हुए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर गोइंग टू बी मॉलिक्यूल्स। मतलब कि मॉलिक्यूल्स का इसमें क्लस्टर बनेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होता है और उस मैनर में एक पूरे क्रिस्टल की कंस्ट्रक्शन की जाती है। ओके, सो जब हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज वी आर डिस्कसिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हुए? 11th में पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है ना। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, पर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, और हमने जब जिन्होंने मेरे से पढ़ा 11th उसमें हमने बोला है कि एक टग ऑफ वॉर होती है दो टीम्स के बीच में उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन उतनी ही जोर से खींच रहा है जितनी जोर से दूसरा खींच रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बुलाते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये वाले जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये स्पेसिफिकली होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं which have the same kind of atoms। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयोडीन। आयोडीन का ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ये दूसरे आयोडीन के मॉलिक्यूल को
अट्रैक्ट करेगा, तीसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें होते हैं दे आर नोन एज लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और एक और नाम हम इसको देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, सो हमने पहले क्रिस्टल्स को क्लासिफाई किया इनटू मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 3 में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो एक हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, सेकंड हो गए पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में एक जो एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और दूसरा जो होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, सच दैट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ को खींचेगा, राइट? अब अगर वो अपनी तरफ को खींच रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। उस डाइपोल मॉलिक्यूल्स जिसमें डाइपोल क्रिएट हो गया उसको हम क्या बुला रहे हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। और ये किसमें एग्जिस्ट करेंगे? heteroatomic molecules में, right? They are going to be created in heteroatomic molecules. For example, HCl. ठीक है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी वजह से जो फोर्सेस इसमें होंगे they will be known as dipole-dipole interactions. ठीक है, they will be known as dipole-dipole interactions. Third type of forces of attraction जो इस पे present रहते हैं they are hydrogen bonds. Hydrogen bond कौन सा होता है? The bond between hydrogen and a highly electronegative element. राइट, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ओके। फिर ये नेक्स्ट के साथ अट्रैक्ट करेगा, फिर ये नेक्स्ट के साथ अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड्स जो रहते हैं उनको हम बुलाते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स, ठीक है, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर गोइंग टू बी सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? which are formed by mutual sharing of electrons, उनको हम लोग covalent bonds बुलाते हैं। तो covalent solids में constituent particles are going to be atoms and forces of attraction they are going to be covalent bonds, right? अब इसमें एक example जो हम लेंगे that is the allotropes of, okay? So हम बोल रहे हैं कि जब हम covalent solids लेते हैं तो कोवैलेंट सॉलिड्स में एग्जाम्पल जो हम लेंगे दे आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम एलिमेंट, है ना, उनको हम एलोट्रोप्स बुलाते हैं। जैसे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हमारे पास डायमंड एंड ग्रेफाइट और एक और जो आया दैट इज फ्यूलरीन, राइट? पर यहाँ पे जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हम करेंगे, हम लोग स्पेसिफिकली ग्रेफाइट ले रहे हैं, ओके, और सेकेंड हम डायमंड ले रहे हैं। दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं हम क्या है, व्हाई दे आर नोन एज एलोट्रोप्स। जब हम डायमंड करते हैं तो इसमें ईच कार्बन इज
sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कि अगर उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री हो जाता है। ओके, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, इट इज अ गुड कंडक्टर। व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर? बिकॉज इट हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर रहता है दैट इज शीट स्ट्रक्चर। इट हैज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। शीट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि दो डिफरेंट शीट्स ये बनाता है, जिसमें एक शीट दूसरे शीट के साथ अटैच्ड रहती है विद द हेल्प ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये दो शीट्स हो गई तो ये वाली इसके साथ कनेक्टेड रहेगी विद द हेल्प ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब आपको पता है कि जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये वाली जो शीट है या लेयर है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएगी इजीली। इट कैन इजीली स्लिप बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट कैन बी इजीली यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? जैसे ग्रीस हो गया, ग्रीजिंग जिसको हम बोलते हैं, जो मशीनरी के पार्ट्स हैं उसको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट अ लुब्रिकेंट इज। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास जब ये लुब्रिकेंट आ गया तो सॉफ्ट भी होगा ये, बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें वीक है। सो ग्रेफाइट दैट इज सॉफ्ट। ओके, एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड इन लेड पेंसिल्स as it marks the paper black। तो जो lead pencils की lead होती है that is not lead, that is graphite। ठीक है, फिर उसके बाद डायमंड आ गया। डायमंड में ईच कार्बन, अच्छा इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एक और चीज आपने लिखनी है कि ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड या बॉन्डेड to 3 other carbon atoms, bonded to 3 other carbon atoms। जो डायमंड होता है, in this case each carbon atom is sp3 hybridized। The hybridization in diamond is sp3। तो सारे के सारे bonded रहेंगे carbon atoms। हर एक carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms। There is no free electron. As there is no free electron, so this is a bad conductor of electricity। ठीक है, and also it has a 3-dimensional structure। It has a 3-dimensional structure, as a result of which it is the hardest substance known। It is the hardest substance known। तो किसके काम आता है ये? It is used as an abrasive, as a cutting tool। ग्लास वगैरह को काटने के लिए हम लोग डायमंड को यूज करते हैं, जो रॉ डायमंड होता है। ठीक है, सो ये डिफरेंस है ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में। फिर the next type of solids which we are going to do, they are ionic solids। The third type of solids they are ionic solids। जो ionic solids है उसमें constituent particles क्या होंगे? They are going to be ions। ठीक है, अब ions कौन से हुए? cations और anions? पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। और जब भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है तो उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से प्रेजेंट रहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। स्टैटिक मींस व्हाट?
स्टैटिक मूविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक, रब करके जो चार्जेस आते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जो चार्जेस क्रिएट होते हैं, दैट इज नोन एज स्टैटिक। और इलेक्ट्रो मींस बिकॉज आयंस की वजह से वो हो रहे हैं, सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, ये सारे के सारे जो हैं they come under ionic solids. Then the last kind of solids which we are going to do metallic solids. Okay, अब metallic solids में constituent particles क्या होंगे? Metals, और metals के पास क्या होता है? They have negatively charged electrons which are moving, ठीक है, and fixed positively charged kernels which are not moving. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और टर्नल्स जो है वो मूव नहीं करते। इन दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगे या डेवलप होंगे, जिनको हम क्या बुलाते हैं? मेटालिक बॉन्ड्स। मेटालिक बॉन्ड्स, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। ओके, इंट्रोडक्शन कर